बच्चों आ जाओ मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 26 में, देखना ध्यान से। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 ऑर्डर का, क्या दे रखा है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या बोल रहा है, देन प्रूव दैट ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो बोल रहा है कि प्रूव करने के लिए a टू द पावर n किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और n क्या हमारा नेचुरल नंबर है। तो जैसे ही n नेचुरल नंबर है और हमें एक स्टेटमेंट नेचुरल नंबर में प्रूव करना है, वैसे ही तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन याद आ जाना चाहिए। जो 11th क्लास में हमने पढ़ा है ना, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें हम लोग क्या करते थे, हमारे पास कोई एक गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता था जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होता था, उसको हम लोग क्या करते थे, प्रूव करते थे यूजिंग PMI। तो PMI को प्रूव करने के 3 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, सबसे पहले P ऑफ 1 चेक करते थे। सेकंड स्टेप में क्या करते थे, n को k के लिए ट्रू मान लेते थे। और थर्ड स्टेप में क्या करते थे कि हम लोग दिखाते थे कि जो हमारा Pn है वो k+1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू मानते थे, फिर दिखाते थे कि जो हमारा Pn है वो k+1 के लिए भी ट्रू है। तो हेंस यूजिंग PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसमें कुछ नहीं, अगर तुम्हें PMI आता है तो फिर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर PMI नहीं आता है तो मैं कोशिश करता हूं कि साथ साथ PMI भी बताते हुए चलो, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो साथ में PMI भी तुम्हें समझा दूं। सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसे हमें प्रूफ करना होता है ना, जैसे इसे हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले इसे P ऑफ n लेते हैं। P ऑफ n क्या लिया हमने, a टू द पावर n इज इक्वल्स टू cos टू द पावर cos n थीटा, फिर क्या है sin n थीटा, फिर क्या है माइनस sin n थीटा, फिर क्या हमारा cos n थीटा। ये हमारा क्या है, a टू द पावर n है, जो कि एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं PMI से। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो हमें प्रूफ करना होता है उसे हम लोग P ऑफ n मान लेते हैं। मान लिया हमने। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 1। इसमें हम लोग क्या करते हैं, P ऑफ 1 को चेक करते हैं कि वेदर दिस Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1 और नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ 1 निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 डाला, n की जगह 1, तो यहाँ पे भी a पे जो पावर n है उस पर भी 1 डालेंगे, तो a पे पावर 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे n की जगह 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ भी n की जगह 1 डालेंगे तो हो जाएगा ये sin थीटा, फिर यहाँ पे n की जगह 1 डालेंगे तो हो जाएगा माइनस sin थीटा, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, n की जगह 1 डालेंगे तो हो जाएगा ये cos थीटा। ऐसे हो गया। अब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल ट्रू है। देख लो यहाँ पे ये गिवन है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट P ऑफ 1 इज ट्रू। P ऑफ 1 इज ट्रू। ऐसे ही करते हैं किसी भी इंडक्शन से, किसी अगर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं ना, तो सबसे पहले P ऑफ n एज्यूम कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं P ऑफ 1 पे कि P ऑफ 1 पे क्या हमारा P ऑफ n ट्रू है। अगर P ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 पर P ऑफ n ट्रू हो जाता है तो फिर आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम ऐसे बोलते हैं, इसमें हम एज्यूम करते हैं। स्टेप नंबर 2 में इसको करते हैं, let us assume that P of n is true for n is equals to k also। हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा P ऑफ n है वो n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। P ऑफ n किधर है, ये P ऑफ n है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जो P ऑफ n है ये n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। तो इस Pn में जहां जहां n तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे n है, यहाँ n है, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां k रिप्लेस कर दो और मान लो कि वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो P ऑफ k क्या होगा, P ऑफ k क्या होगा, P ऑफ k होगा a टू द पावर k, यहाँ पे n है ना तो इसकी जगह k डाला। जहां पे P ऑफ n में n दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, वहां उसको किससे रिप्लेस कर दो, k से। तो क्या हो जाएगा cos k थीटा, फिर क्या हो जाएगा sin
के थीटा, फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन के थीटा, फिर क्या हो जाएगा कॉस के थीटा। ये हो गया हमारा पी ऑफ के। इसको हमने मान लिया कि एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको हमने क्या बोल दिया इंडक्शन एजम्पशन। क्या बोल दिया इंडक्शन एजम्पशन। इसको हमने मान लिया कि इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और इसे हमने बोल दिया इंडक्शन एजम्पशन बोल दिया। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हमारा पहले दो स्टेप बहुत सिंपल है। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये जो पी एन है, ये जो हमारा पी एन है, ये एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो फिर पीएमआई से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ये जो पी एन स्टेटमेंट है ये पूरे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो हमें थर्ड स्टेप में क्या प्रूफ करना है? थर्ड स्टेप में अब आते हैं। थर्ड स्टेप में हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है वी हैव टू प्रूव दैट P of n is true for n is equals to k plus 1 also। n इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए क्या हमारा पी एन ट्रू है, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है? n की जगह इस पी एन है ना, ये जो पी एन दिख रहा है, इसमें इस n की जगह के प्लस वन डालो। तो जहां जहां तुम्हें n दिख रहा है इस स्टेटमेंट में जहां जहां तुम्हें n दिख रहा है वहां वहां क्या डालो k प्लस वन डालो। इस n की जगह k प्लस वन डालो तो क्या हो जाएगा a टू द पावर k प्लस वन इज इक्वल्स टू, या फिर इस k की जगह k प्लस वन डाल दो तो क्या हो जाएगा cos k प्लस वन इंटू थीटा, फिर क्या हो जाएगा साइन k प्लस वन इंटू थीटा, फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन k प्लस वन इंटू थीटा, फिर क्या हो जाएगा cos k प्लस वन इंटू थीटा। ये हो गया हमारा, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों, बात सुनो, ये हमें प्रूफ करना है, लिखा है ना वी हैव टू प्रूफ, इसको हमें प्रूफ करना है। ये जो है ना इसे हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, हाँ, और प्रूफ करने के लिए हमें ये जो सेकंड स्टेप है ना, ये सॉरी सेकंड स्टेप का ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको यूज करना है। पीएमआई में यही करते हैं, पीएमआई में हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं। ये जो हमारा सेकंड स्टेप का जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम यूज करेंगे और इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर देंगे। अगर मैंने इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस बाई पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये, इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और दिखा देंगे कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। बस हो गया प्रूफ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा a टू द पावर k प्लस वन, ये है ना लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a टू द पावर k इंटू a। अब a टू द पावर k को कहाँ से ले सकते हैं, a टू द पावर k यहाँ से ले लिया हमने, जो इंडक्शन एजम्पशन हमारा है। बस हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लिया, बोला है मैंने कि फर्स्ट इक्वेशन को हमें यूज करना है, तो कर लिया फर्स्ट इक्वेशन को यूज। अब a कहाँ से लेंगे, a लेंगे हमारा जो स्टार्टिंग में है, ये a है, ये a ले लिया हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक मिनट, थोड़ा सा ना सबको पीछे करते हैं। एडजस्ट करने के लिए थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ, हो गया शायद एडजस्ट, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में।
ये हमने ले लिया। अब क्या करें, हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लिया, ये जो है ना इंडक्शन एजम्पशन यूज कर लिया, यहीं से तो उठाया हमने a टू द पावर k का वैल्यू, तो इसको हमने यूज कर लिया। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये जो राइट हैंड साइड में है ना इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या कॉस के थीटा, कॉस के थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा से, इंटू कॉस थीटा। यहां से करते हैं हम लोग स्टार्ट, एक मिनट यहां से लिखते हैं। पहले कॉस के थीटा को करेंगे किससे, कॉस के थीटा को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, कॉस थीटा से, लिख दिया। फिर साइन के थीटा को किससे करेंगे, साइन थीटा से, माइनस साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया। फिर रो वाइज लिखेंगे दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फिर कॉस के थीटा को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, साइन थीटा से। फिर ये साइन के थीटा को प्लस होगा बीच में, साइन के थीटा को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, कॉस थीटा से। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन के थीटा, इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई, कॉस थीटा से। फिर ये प्लस, ये कॉस के थीटा को माइनस साइन थीटा से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन के थीटा है, इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई, साइन थीटा से। फिर ये प्लस होगा, कॉस के थीटा को किससे करेंगे, कॉस थीटा से, कॉस के थीटा को किया हमने कॉस थीटा से। ऐसे करना होगा हमें मल्टीप्लिकेशन, कर दिया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना फॉर्मूला बन गया किसका, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ए का काम क्या कर रहा है, के थीटा, और बी का काम क्या कर रहा है, थीटा। तो लिखा है ना ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला होगा कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया। क्या हो गया ये कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए क्या हमारा के थीटा और बी क्या हमारा थीटा, ऐसे लिख दिया। अब ये फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए को तुम मान लो थीटा और बी को मान लो के थीटा, तो क्या हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए क्या हमारा थीटा प्लस बी क्या है के थीटा। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। तो सबसे पहले इससे तो माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करो कि इसको ले लो माइनस कॉमन। ठीक है, तो यहां पे अगर तुमने लिया माइनस कॉमन तो इससे ना माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया ये साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको पलट के लिख दो तो ये क्या हो जाएगा कॉस के थीटा, इसको ना पलट के लिख दो, ये क्या हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो गया, इस कॉस, इससे तुम थीटा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा के प्लस वन इंटू थीटा, ये माइनस। अब बताना ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला नहीं बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए का काम क्या कर रहा है के थीटा, बी का काम क्या कर रहा है थीटा, तो ये क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया साइन ए क्या हमारा के थीटा प्लस बी क्या है थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा प्लस के थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ए का काम कर रहा है के थीटा और बी का काम कर रहा है थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए क्या हमारा के थीटा प्लस बी क्या है थीटा। ठीक है ना,
तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉस k+1 इंटू थीटा और माइनस साइन थीटा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा k+1 इंटू थीटा, यहाँ पे साइन, यहाँ से थीटा कॉमन ले लो तो हो जाएगा k+1 इंटू थीटा और यहाँ पे क्या करो, यहाँ से भी थीटा कॉमन ले लो तो कॉस k+1 इंटू थीटा। एक बार इसको देखो और एक बार यहाँ देखो, इसको देखो। चलो मैं इसको ना कॉपी करके दिखा देता हूँ कि एक ही है कि नहीं। कॉपी किया, देख लो। दोनों देख लो, है दोनों सेम, ये और ये सेम है, ऊपर से लाया ना कॉपी करके, ये दोनों सेम है बिल्कुल। तो क्या हो गया, इसका ये मतलब है कि फिर हमारी कहानी बन गई। क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ pk+1। बस अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस बाई PMI, हेंस बाई PMI P of n is true for all n belongs to natural number। बस हेंस प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 26 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 में। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 27 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 27 में कि इफ ए एंड बी, ये ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। मतलब कि ए का भी ऑर्डर n है तो बी का भी ऑर्डर n है और दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अब क्या बोल रहा है, देन शो डैट, हमें क्या प्रूफ करना है या क्या दिखाना है कि ए बी जो मैट्रिक्स होगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए बी मैट्रिक्स भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इस कंडीशन पे ए एंड बी कम्यूट, ए और बी कम्यूट करे, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। क्या बोल रहा है कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखे हैं, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी मैट्रिक्स है, ये जो ए बी मैट्रिक्स है, ये ए बी मैट्रिक्स भी एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। कब, अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स कम्यूट कर रहा है तो, अगर ए और बी मैट्रिक्स कम्यूट कर रहा है तो ए बी मैट्रिक्स भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक बार फिर से, ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो बोल रहा है कि तुम प्रूफ करो कि ए बी मैट्रिक्स भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स कम्यूट करे, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो जाए। तो हो गया, सॉल्यूशन देख लो क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी क्या हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखा है। तो इसका मतलब है कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, यही कंडीशन होता है ना, एंड बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही कंडीशन होता है ना कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, और बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज। ये तो गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी सिमेट्रिक है। कब, जब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो जाए। तो याद करो, मैंने कई बार बोल रखा है कि अगर कभी भी हमें किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना, तो ए बी का ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे, 9 ऐसे लिखेंगे, ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, रिवर्सल लॉ क्या लगाया हमने, रिवर्सल लॉ लगाया। रिवर्सल लॉ यही होता है ना, ए बी ट्रांसपोज, उल्टा लेके चलेंगे ऐसे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये लगा दिया हमने। अब ए बी ट्रांसपोज हमें क्या मिला, ए बी ट्रांसपोज हमें क्या मिला, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
और बी ट्रांसपोज को यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, बी, बिकॉज बी सिमेट्रिक है। फिर इस ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, ए, बिकॉज ए सिमेट्रिक है। तो हमें क्या मिला, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ए। अब लिखेंगे इफ, यहां पे इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, दैट इज ए एंड बी कम्यूट देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ए बी और बी ए इक्वल हो जाए, मतलब कि ए एंड बी क्या करे, कम्यूट करे, ए एंड बी कम्यूट करे, तो इक्वेशन 1 से क्या होगा वो बताया जा रहा है। इक्वेशन 1 से होगा आपको, इक्वेशन 1 से होगा ए बी ट्रांसपोज, क्या हमें मिला है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ए। अब ये बी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू ए बी। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी। दिस implies that AB is a symmetric matrix. AB is a symmetric matrix. हो गया, बस इतना ही तो करना है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 27। अब बच्चों आ जाओ हम लोग एग्जाम्पल नंबर 28 सॉल्व करते हैं। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 28 में। इसमें क्या बोल रहा है कि लेट ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है बी और एक तीसरा मैट्रिक्स दे रखा है सी। तीनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड अ मैट्रिक्स कैपिटल डी, मतलब एक मैट्रिक्स हमें डी फाइंड आउट करना है सच दैट सी डी माइनस ए बी इज अ नल मैट्रिक्स। देखो ये जीरो नहीं लिखा है यहाँ पे, ये जीरो नहीं है, ये कैपिटल ओ है। क्या है ये, कैपिटल ओ है। ओ किसे रिप्रेजेंट करता है, नल मैट्रिक्स को। क्यों, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में ये सी डी क्या है, सी डी हमारा एक मैट्रिक्स होगा, ए बी क्या हमारा, ए बी भी मैट्रिक्स होगा। तो दो मैट्रिक्स का जो डिफरेंस होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स हो और राइट हैंड साइड में एक रियल नंबर हो। मैट्रिक्स को तुम रियल नंबर से कभी इक्वेट नहीं कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स होगा और राइट हैंड साइड भी मैट्रिक्स होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जीरो नहीं है, ये कैपिटल ओ है, इट इज अ नल मैट्रिक्स। ये आगे बात समझ में। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। 3 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। अब हमें बोल रहा है कि एक डी मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, ठीक है। डी मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बताया है, सच दैट सी डी माइनस ए बी इज अ नल मैट्रिक्स। तो डी मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा, तो डी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2। क्यों 2/2 ऑर्डर क्यों होगा वो देख लो। बिकॉज सी डी कब डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड कब होगा, ये हमारा डिफाइंड तभी होगा। अच्छा तुम ऐसे देखो, इसको लिखने से सी का ऑर्डर क्या है, सी का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा 2/2 ऑर्डर है। और डी के ऑर्डर को मान लेते हैं हम लोग, डी के ऑर्डर को हमने मान लिया p/q ऑर्डर मान लिया, सपोज दैट, ठीक है। तो अब बताओ सी डी है यहाँ पे बोल रहा है, तो सी डी कब डिफाइंड होगा, ये सी डी कब डिफाइंड होगा, सी डी तभी डिफाइंड होगा व्हेन सी का कॉलम और बी डी का रो इक्वल हो, सी का कॉलम और डी का रो इक्वल हो। तो सी का कॉलम क्या है हमारे पास 2 और डी का रो क्या है हमारे पास p, तो p इज इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। पहला कंडीशन आ गया, ठीक है। तो डी का हमें रो मिल गया। सी डी तभी डिफाइंड होगा ना जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल हो। तो p इज इक्वल्स टू 2, सी मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 2 और डी मैट्रिक्स का रो क्या है p, तो p इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, आ जाओ यहाँ पे देखो, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2। तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ये भी 2/2 होगा। ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ए का रो और बी का कॉलम, तो ए का रो भी 2 है, बी का कॉलम भी 2 है, तो 2/2 ऑर्डर होगा।
अब बोल रहा है कि सी डी माइनस ए बी एक नल मैट्रिक्स है, सी डी माइनस ए बी एक नल मैट्रिक्स है। तो मेरी बात को सुनो, दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम डिफरेंस लेते हैं ना, दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम सम लेते हैं। हाँ, दो डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट दो डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम सम और डिफरेंस नहीं ले सकते। इसका यह मतलब है कि सी डी जो है और ए बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब कि सी डी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए। सी डी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2। तो ये हमारे पास ये तो गिवन है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सी डी क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ सी डी मैट्रिक्स ये होना चाहिए तुम्हें 2/2 ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अब सी डी का ऑर्डर क्या है, यहां से अगर तुम देखोगे सी डी का ऑर्डर क्या होगा, यहां से अगर तुम सी डी का ऑर्डर देखोगे तो सी डी का ऑर्डर क्या होगा, सी का रो और डी का कॉलम। तो सी का रो क्या है हमारा, सी का रो है 2 और डी का कॉलम क्या है हमारे पास, डी का कॉलम है क्यू। तो यहां से हमें क्या मिल गया, क्यू भी 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्यू भी 2 के इक्वल। डी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने लिया था ना P/Q, तो P का भी वैल्यू हमें 2 मिल गया और Q का वैल्यू भी हमें 2 मिल गया। एक बात समझते हो कि नहीं, अगर A मैट्रिक्स का ऑर्डर है P/Q एंड B मैट्रिक्स का ऑर्डर है अगर हमारे पास M/N, तो A इंटू बी मैट्रिक्स कब डिफाइंड होगा, A इंटू मैट्रिक्स तभी डिफाइंड होगा। ये डिफाइंड कब होगा A इंटू बी मैट्रिक्स, जब B मैट्रिक्स का कॉलम, सॉरी A मैट्रिक्स पहला वाला मैट्रिक्स का रो, इसका रो और B मैट्रिक्स का कॉलम आपस में इक्वल हो, तभी डिफाइंड होता है। ये डिफाइंड कब होगा, जब A मैट्रिक्स का, गलत बोल रहा हूँ यार मैं भी तो उल्टा ही बता रहा हूँ। ये ए बी कब डिफाइंड होगा, ए बी डिफाइंड होगा जब ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल हो। इसका मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स का कॉलम क्या है क्यू, और ए मैट्रिक्स का कॉलम है क्यू और बी मैट्रिक्स का रो क्या है एम, ये इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ए बी डिफाइंड होगा। और ऑर्डर क्या होगा ए बी मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए का रो, अब यहां से उल्टा करेंगे, ए का रो बी का कॉलम, तो ए का रो क्या हमारे पास, ए का रो है हमारे पास P और बी का कॉलम क्या है, बी का कॉलम है हमारे पास N, बी का कॉलम N, तो P/N होगा। ये बात समझ में आती है ना? ठीक है, वही चीज मैंने बोला है कि ऑर्डर सी डी का क्या होगा, सी का रो क्या है हमारे पास 2 और डी का कॉलम, और डी का कॉलम क्या है हमारे, सी का रो है 2 और डी का कॉलम क्या है Q, तो Q = 2 होना चाहिए। तो Q का वैल्यू हमें 2 मिल गया, P का वैल्यू हमें 2 मिल गया, तो ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स क्या हो गया, ये सब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2/2 हो गया। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी, मैंने इस पे ज़्यादा टाइम ले लिया। तो हमने मान लिया कि डी मैट्रिक्स को हमने मान लिया क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू निकालना है। अगर हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू मिल गया तो डी मैट्रिक्स मिल गया। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास पिक्चर में क्या आ जाएगा, गिवन सी डी माइनस ए बी किसके इक्वल है, एक नल मैट्रिक्स के इक्वल है। अब सी मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, सी मैट्रिक्स क्या हमारे पास 2 5 3 8, 2 5 3 8। डी मैट्रिक्स गिवन नहीं है, हमने अज्यूम किया है, क्या माना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास, ए मैट्रिक्स है 2 -1 3 4, यह है ए मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 5 2 7 4। ये हमारा, ये सी मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा डी मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स ए हो गया, ये मैट्रिक्स बी हो गया। ये किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के। अब नल मैट्रिक्स यहाँ भी ऑर्डर क्या होगा इसका, 0 0, ये इक्वल है। अब बस यहीं से हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिल जाएगा। सबसे पहले सी और डी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन आता होगा, क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 5 गामा। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा ये 2 बीटा प्लस 5 डेल्टा। फिर क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, ये 3 अल्फा प्लस 8 गामा। फिर क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या होगा, ये 3 बीटा प्लस
8 डेल्टा, ये हो गया। बीच में माइनस, यहाँ पे फिर लगाया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 5 ज़ा 10 और क्या होगा -1 इंटू 7 -7। फिर क्या होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 2 ज़ा 4 और क्या होगा 4 इंटू -1 -4। फिर क्या होगा 3 5 ज़ा 15 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 5 ज़ा 15 7 4 ज़ा 28, ठीक है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 2 ज़ा 6 एंड 4 4 ज़ा 16, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा नल मैट्रिक्स के इक्वल हो गया 0 0 0 0, ऐसे हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। 10 - 7 फिर हो गया 4 - 4 15 - 28 और 6 + 16। अब क्या है हमें क्या मिला यहाँ से हमें मिला 2 अल्फा + 5 गामा, 3 अल्फा + 8 गामा, 2 बीटा + 5 डेल्टा और 2 बीटा + 8 डेल्टा। ये हमें मिल गया माइनस, ये क्या होगा 10 - 7 3, 4 - 4 0, 28 + 15, 8 + 5 3 1 3 43 और क्या हो गया ये 22। ये किसके इक्वल मिल गया हमें नल मैट्रिक्स के इक्वल मिल गया 0 0 0 0 0 0, ऐसे मिल गया, ठीक है बच्चों। अब इस दो मैट्रिक्स का पहले डिफरेंस ले लो, दो मैट्रिक्स का तुम डिफरेंस लो। कैसे लेते हो दो मैट्रिक्स का डिफरेंस? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 अल्फा + 5 गामा का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 अल्फा + 5 गामा -3। अब 2 बीटा + 5 डेल्टा का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 0, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो यही आ जाएगा 2 बीटा + 5 डेल्टा। अब इस 3 अल्फा + 8 गामा का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 43, सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा + 8 गामा -43। फिर 2 बीटा + 8 डेल्टा, 2 बीटा + 8 डेल्टा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 22, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे आ गया। यहाँ पे क्या मिल गया हमें 0 0 0 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया, राइट हैंड साइड में भी हमें एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। अब अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 0, यहाँ से इसका भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 0, सभी का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 0 होगा। इसका मतलब कि ये जो 4 एलिमेंट्स लिखा है ना, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेटिंग द corresponding elements on both sides. On both these sides we get, दोनों साइड हमें क्या करना है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। तो पहला किया तो हमें क्या मिलेगा 2 अल्फा + 5 गामा -3 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको हमने कर दिया 0 से इक्वेट। अब यहाँ पे अल्फा गामा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अल्फा गामा है, देख लो ये भी अल्फा गामा में है, तो इसको भी 0 से इक्वेट करो, सेकेंड इक्वेशन लिख लो। चलो सेकेंड इक्वेशन हम लिख लेते हैं 3 अल्फा + 8 गामा -43 = 0। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, ये भी अल्फा गामा में इक्वेशन है ना, तो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ये क्या हमारा बीटा डेल्टा में इक्वेशन है, तो 2 बीटा + 5 डेल्टा, ये किसके इक्वल होगा 0 के, इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। फिर ये भी हमारा बीटा डेल्टा में इक्वेशन है, क्या होगा 2 बीटा + 8 डेल्टा -22 = 0। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। ये हमारे पास 4 इक्वेशन हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्यों? बिकॉज अल्फा गामा में है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन अल्फा गामा में है, इसका ये मतलब है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये पढ़ा है ना,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो लग जाएगा सिंपल 10th क्लास में। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर लो, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो। किसी से भी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अल्फा गामा की वैल्यू आ जाएगी, और थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बीटा एंड डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। 2 अल्फा प्लस 5 गामा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 अल्फा प्लस 8 गामा माइनस 43 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते, कैसे होता है वो 10th क्लास में आप जानते होंगे, 10th क्लास से। सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ा, नीचे अल्फ़ा को इसको हटा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू माइनस 43 क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, 121, 215। ऐसे क्रॉस करेंगे। जब अल्फ़ा लिखा ना तो ये 2 अल्फ़ा और 3 गामा अल्फ़ा को हटा दिया, इस कॉलम को हटा दिया। अब इस गामा के कोफिशिएंट को और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। फिर एक बीच में माइनस लगाया, उसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गामा का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, क्या होगा -24। तो यहाँ पे लिख दिया -24, अल्फा के नीचे ऐसे लिख दिया। उसके बाद दूसरा हमारा वेरिएबल क्या, गामा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस गामा। ठीक है, माइनस गामा लिखने के बाद ये इस पूरे को हटा देंगे, ये सेकेंड कॉलम है ना, इसको हटा देंगे माइनस गामा लिखने के बाद। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे करेंगे, पहले ये फर्स्ट में करेंगे और ये दूसरे में ऐसे करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले क्या होगा, 2 इंटू माइनस 43 क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8 माइनस 86। फिर एक बीच में माइनस, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे तो 3 इंटू माइनस 3 -9 ये होगा ना, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ -9। उसके बाद आई बारी 1 कांस्टेंट, तो जब कांस्टेंट लिखेंगे तो ये हटा देंगे। ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ तो ऑलरेडी आपको पता होगा। इस कांस्टेंट लिया तो इसको हटा दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 5 गामा 8 गामा है ना, अब ये और ये इसको हटा देंगे, कांस्टेंट लेंगे ना तो इसको हटा देंगे। ये क्या होगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, कांस्टेंट लेंगे तो इसको हटा देंगे और उसके बाद हम लोग क्या होगा, सॉरी, उसके बाद इस दोनों को यूज़ करेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, तो क्या होगा, 8 2 ज़ा 16 बीच में माइनस 5 3 ज़ा 15 ऐसे करेंगे। ठीक है, क्या आ गई होगी बात समझ में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते। अल्फ़ा अपॉन क्या होगा, -215 प्लस 24 इज इक्वल्स टू माइनस गामा अपॉन क्या होगा, -86, ये माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 माइनस 15 1। तो 215 में से 24 191, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन -191 इज इक्वल्स टू माइनस गामा अपॉन इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा -77 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक बार इसे हमने इक्वेशन ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इसे सी बोल दिया, तो फ्रॉम ए एंड बी क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए एंड बी नहीं, ए एंड सी, अल्फ़ा अपॉन -191 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई, -191। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी से क्या होगा, माइनस गामा अपॉन -77 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, गामा इज इक्वल्स टू 77। अच्छा, ये तो एक हमारा आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया, मतलब अल्फ़ा गामा का वैल्यू आ गया। ये हमारा एक अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया, ये गामा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अच्छा, अभी तो हमने 2 इक्वेशन सॉल्व किया है ना, अब 3 और 4 भी करेंगे सॉल्व। तो अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से आते हैं। क्या इक्वेशन 3 हमारा, ये लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, ये इक्वेशन 3 और 4 है। अब यहाँ से क्या करें, इसमें तो तुम चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा आसान है। बीटा को डेल्टा के टर्म में लिख लो, क्या होगा -5 डेल्टा अपॉन 2। अब ये निकाल लिया, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2, और बीटा की जगह क्या डालोगे, -5 डेल्टा अपॉन 2 प्लस 8 डेल्टा -22 इज इक्वल टू 0। ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, -5 डेल्टा प्लस 8 डेल्टा इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से 8 डेल्टा -5 डेल्टा क्या मिल गया हमें, 8 डेल्टा प्लस 5 डेल्टा मिल गया हमें 3 डेल्टा इज इक्वल्स टू 22। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 3। डेल्टा की वैल्यू मिल गई, बट कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। बच्चों यहाँ पे ना एक जगह थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, वो मैं बता दे रहा हूँ। 8 डेल्टा, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन क्या मिस्टेक हो गई है वो देखना। यहाँ पे मैंने 3 बीटा लिखा था ना, देखो यहाँ पे मैंने 3 बीटा प्लस 8 डेल्टा लिखा था ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 2 बीटा प्लस 8 डेल्टा। तो यहाँ से ना कहानी गड़बड़ हो गई, इस 3 बीटा की जगह ये 2 की जगह 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होगा, ये 3 बीटा, तो यहाँ पे भी होगा 3 बीटा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ये 3 बीटा, ठीक है ना, यहाँ पे भी 3 बीटा होगा। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन जो हमने लिया है ना 3 बीटा, यहाँ पे भी 3 बीटा होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा 3 बीटा। बस यहीं तक दिक्कत है, ये भी ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ पे 3 बीटा, यहाँ होगा 3 बीटा, ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 बीटा, तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ से बस अब सही कर लेता हूँ मैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, बट कोई नहीं, सही कर लिया हमने। यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ से हमने बीटा का वैल्यू निकाल लिया, इस बीटा के वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो 3 बीटा क्या हमारा -5 डेल्टा अपॉन 2 प्लस 8 डेल्टा -22 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, -15 डेल्टा बाई 2 प्लस 8 डेल्टा -22 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो 16 डेल्टा -15 डेल्टा अपॉन 2 इज इक्वल टू 22। 16 - 15 डेल्टा इज इक्वल टू 44। डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया, 44 आ गया, ठीक है। उसके बाद डेल्टा का वैल्यू 44 आ गया, यहाँ डाल दो डेल्टा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा हमारे पास क्या है, बीटा है हमारे पास, बीटा इज इक्वल्स टू -5 डेल्टा अपॉन 2, तो ये हो गया -5/2, और डेल्टा क्या है 44, यही है ना, ये डेल्टा का वैल्यू डाल दिया, तो क्या हो गया -5 × 22, ये हो गया -110। तो बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -110, ये हमें बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, डी मैट्रिक्स निकालना था ना। तो डी मैट्रिक्स क्या था हमारा, डी मैट्रिक्स था अल्फा बीटा गामा डेल्टा, किस ऑर्डर में था, डी मैट्रिक्स लिया था ना हमने, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहाँ पे लिख दो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब अल्फा की वैल्यू क्या मिली है, अल्फा की वैल्यू मिली है 191, तो यहाँ डाल दिया, -191 यहाँ डाल दिया। फिर बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है, बीटा 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 गया यहाँ बीटा -110, तो यहाँ पे डाल दिया -110। फिर गामा की वैल्यू क्या मिली है, गामा की वैल्यू मिली है हमें 77, ये मिली है ना गामा की 77, तो यहाँ डाल दिया हमने क्या 77। और डेल्टा की वैल्यू हमें क्या मिली है, डेल्टा की वैल्यू मिली यहाँ पे 44, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 44 डाल दिया। और यही हमारा आंसर हो गया, फाइनल जो आंसर है वो क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
ठीक है बच्चों, हमने कर लिया एग्जाम्पल 26, 27 एंड 28। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। ओके।